प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कौशिक अपने चैनल पॉलिटी बाई कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में आधारभूत जानकारियों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। यह जानने का प्रयास किया कि राजनीति को किस प्रकार शुरू किया जाए, किस प्रकार पढ़ा जाए, किस प्रकार राजनीति में प्रवेश किया जाए। और मैंने आपको बार बार यह रिपीट किया कि जब तक आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में नहीं समझेंगे तो आप राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। आज मित्रों, तीनों अंग जिसे गार्डनर जैसा महान विद्वान त्रिविध सिद्धांत कहता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मुख्यतः आज हम व्यवस्थापिका या विधानमंडल या पार्लियामेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है और इसके कार्य क्या हैं, ये किस प्रकार कार्य करती है और इसके रूप कौन कौन से हैं। प्रिय छात्रों, विधायिका और विधानमंडल एक ही शब्द है। भारत में यह संसद के रूप में जानी जाती है। संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच शब्द पार्लर से बना है, जो लैटिन शब्द पार्लियामेंटम से निकला है और इसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना। अर्थात जब किसी स्थान पर कुछ लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे पार्लियामेंटम कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में जो भिक्षु थे, वो भोजन के बाद आपसी बातचीत में जो विचार विमर्श करते थे उसको सामान्य तौर पर पार्लियामेंटम शब्द से जोड़ दिया गया। आधुनिक राज्य जब स्वतंत्र हुए तो उसमें सबसे मौलिक आवाज़ थी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स। और इसके लिए आवश्यक था कि व्यक्ति को एक ऐसी मंच दिया जाए, व्यक्तियों को प्रतिनिधि रूप से ऐसा मंच दिया जाए जहां पर वो अपनी समस्याओं को रख सके, शासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर करवा सके। तो आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाओं की उत्पत्ति हुई। संसद जो है हमारे देश की व्यवस्थापिका है या विधानमंडल है। इसे अन्य शब्दों में समझें तो यह कहा जा सकता है कि जो संस्था निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने के अधिकार से युक्त हो, वो वहाँ की व्यवस्थापिका है। यानी आधुनिक समय में कानून बनाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आधुनिक समय में सबसे बड़ी आवाज़ है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की है। इसलिए क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं और वहाँ पर वो उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। मित्रों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संसद जो है हमारे देश की, वो क्या क्या काम करती है। अभी हम इस फैक्ट में नहीं जाएंगे कि उसमें कितनी संख्या लोकसभा में है, कितनी राज्यसभा में है। हम सिंपल रूप से यह समझने का प्रयास करेंगे कि संसद जो है वो कौन कौन से कार्य करती है या फिर व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य करती है, जो लगभग सभी देशों में किए जाते हैं। अलग अलग देशों में संसद या व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में सीनेट कहा जाता है, भारत में संसद कहा जाता है। बहुत सारे देशों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन आधारभूत रूप से यह व्यवस्थापिका है। एक बात याद आपको रखनी है कि जहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी वहाँ व्यवस्थापिका ज़्यादा सुदृढ़ होगी, और जहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर व्यवस्थापिका कमज़ोर होगी। तो आधुनिक समय में जैसे जैसे लोकतंत्र का ज्वार ऊपर उठा है और लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वैसे वैसे व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में इजाफा हुआ है। ये व्यवस्थापिका करती क्या है, हमने यह जानने का प्रयास किया कि पहला कार्य जो है वो तो सिंपल रूप से विधान बनाना है, कानून बनाना है। तो और कौन कौन से कार्य ये करती है, तो मित्रों एक एक करके
हम इस लेक्चर के माध्यम से जानना चाहेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्यों को करती है। तो मित्रों, पहला कार्य है इसका देश के लिए कानून निर्माण करना, यानी प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए संविधान अनुसार कानूनों का निर्माण करती है। कानून जो भी बनाए जाएंगे वो संविधान की सीमाओं में बनाए जाएंगे। संविधान से बाहर कोई कानून बन नहीं सकता है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति सिर्फ व्यवस्थापिका या विधानमंडल के पास है। कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो कानून बना नहीं सकता है। कानून बनाने की एकमात्र शक्ति व्यवस्थापिका को होती है। अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश बनाता है तो उसे भी निश्चित समय के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी अंतिम शक्ति कानून बनाने की संसद के पास है। व्यक्तियों को कौन से अधिकार देने हैं, कौन से अधिकारों का लोप करना है, सार्वजनिक कौन सा कानून बनाना है, ये सब संसद के पास या विधानमंडल के पास शक्ति है। तो पहला कार्य है मित्रों कानून बनाना। दूसरा काम है देश के बारे में विचार विमर्श करना, यानी संसद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं। विभिन्न विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं के बारे में डिस्कशन होता है और कोई हल उनका निकाला जाता है। यानी जैसे आप एक सिंपल तौर पर समझिए, आपके घर में 5 सदस्य हैं और एक रूम में आके जब वो बैठें और डिस्कस करें तो उनमें कंट्राडिक्शन भी होगा, लेकिन अंत में कोई ना कोई उसका हल जरूर निकलेगा। तो इसी प्रकार जो संसद और व्यवस्थापिका है वो दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वो देश के बारे में विचार विमर्श करना, देश की समस्याओं के बारे में नीति निर्धारण करना, किस प्रकार से कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में सरकार से प्रश्न पूछना, ये सब विचार विमर्श करना भी व्यवस्थापिका का दूसरा कार्य है। मित्रों, तीसरा कार्य है बजट पास करना। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी हमारे देश की संसद बजट भी पास करती है। बजट क्या होता है मित्रों? बजट लैटिन शब्द बूजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला यानी इंग्लैंड के जो पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल, जब उन्होंने अपने वित्त मंत्री को कहा कि आप जो है बजट प्रस्तुत कीजिए, तब उन्होंने चमड़े के थैले के अंदर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे हुए थे, और जैसे ही चमड़े का थैला उन्होंने संसद में खोला तो वहाँ पर सभी ने उसका मजाक उड़ाया कि बजट खुला, बजट खुला। बजट मतलब बूजट, बूजट मतलब चमड़े का थैला। तब से ही जब देश के बारे में देश का वित्त मंत्री आय और व्यय का ब्यौरा रखवाता है बजट के माध्यम से, तो उसको पास करना संसद या विधानमंडल का कार्य है। यानी आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक वित्त है, यानी जो भी आप टैक्स देते हैं, जो भी सरकारी पैसा है, वो देश के खजाने में चला जाता है, जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं। और उस संचित निधि में से पैसा किसी व्यक्तिगत अधिकारी के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। उस संचित निधि में से जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से जब भी पैसा निकाला जाएगा तो वो संसद की अनुमति से निकलेगा। मित्रों, वित्तीय वर्ष जो होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल, उस वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभाग जो है अपना विवरण भेजते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में उनके कितने खर्च हुए और उन्हें आगे वित्तीय वर्ष में कितना पैसा चाहिए।
और उस वित्तीय विवरण को बजट के माध्यम से भारत का वित्त मंत्री व्यवस्थापिका के सामने रखवाता है। जब संसद उसको पास कर देती है तभी भारत की संचित निधि से वो पैसा अलॉट होता है। यानी भारत की संचित निधि पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार मात्र व्यवस्थापिका को है। व्यवस्थापिका बजट प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी, उस पर वोटिंग कराएगी और उसके बाद ही जब वो पास कर देगी तभी सार्वजनिक वित्त से पैसा निकाला जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि पहला कार्य है कानून बनाना, दूसरा कार्य है व्यवस्थापिका का या संसद का विचार विमर्श करना, तीसरा कार्य है सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखना या बजट पास कराना, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यों में से एक है वह है चुनाव संपन्न कराना। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि व्यवस्थापिका कैसे चुनाव संपन्न कराती है। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की होती है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं होता है। संसद में या व्यवस्थापिका में जिसको भी बहुमत होता है वो बहुमत वाले दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। यानी तीसरा और चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कुछ पदाधिकारियों का चुनाव कराना। मित्रों, कितने सारे कार्य हैं जो व्यवस्थापिका कर रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वह है जांच संबंधी कार्य। अर्थात यह व्यवस्थापिका जो होती है या जैसे संसद है हमारे देश में, वो जो भी कार्य करती है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है। लोक लेखा समिति, अनुदान समिति, प्राक्कलन समिति, विधि समिति, लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं जो स्पेशलाइज कार्य करती हैं। कभी कभी विशेष मुद्दों पर व्यवस्थापिका के कुछ सदस्यों के द्वारा जांच समितियों की भी व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये भी एक इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका का जो आपको याद रखना है वह है न्यायपालिका के रूप में कार्य करना। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका के रूप में कैसे कार्य कर सकती है। तो मित्रों, कुछ देशों में जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करती है। कुछ देशों में जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसकी जांच और राष्ट्रपति को उपस्थित होने के लिए व्यवस्थापिका बाध्य करती है कि वो अपनी सफाई सदन में आकर दे। ये इसके कुछ न्यायिक संबंधी कार्य हैं। आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जब महाभियोग चलता है तो वो भी संसद द्वारा चलाया जाता है। तो ये इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, व्यवस्थापिका जो है वो लोकमत का निर्माण भी करती है। संसद में आजकल आप देखते होंगे कि डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है वहाँ की कार्रवाइयों का। कौन से दल का व्यक्ति कौन सी मांगों को उठा रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, इससे राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। उनकी जनता के सामने छवि जाती है और यह पता चलता है कि वो किस प्रकार जनहित में कार्य कर रहे हैं। व्यवस्थापिका विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जारी करके
लोकमत का निर्माण करती है। तो मित्रों, आपने देखा कि व्यवस्थापिका जो है वो कितने कार्यों को कर रही है, और व्यवस्थापिका का लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आपको यह समझना है कि दैनंदिन जीवन में आप जब देखेंगे तो आपको संसद की कार्रवाइयों के बारे में अखबारों में पढ़ने को मिलता है, किस प्रकार संसद कार्य कर रही है, किस प्रकार ये सब जो मैंने कार्य बताए हैं ये सब अखबारों में डेली आते हैं। मित्रों, संसद या व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है, यानी इसके स्ट्रक्चर के बेस पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एक सदनीय व्यवस्थापिका और दूसरा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय यानी व्यवस्थापिका में जब सिर्फ एक सदन होगा तो उसे एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाएगा, और जब व्यवस्थापिका में दो सदन होंगे तो उसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा। दो सदन कैसे? जैसे हमारे देश में आप देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा प्रथम सदन है और राज्यसभा द्वितीय सदन है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रथम सदन होगा उसे निम्न सदन कहा जाता है, और जो द्वितीय सदन होगा उसे उच्च सदन कहा जाता है। प्रथम सदन का चुनाव सामान्य जनता द्वारा सामान्य निर्वाचन के द्वारा किया जाता है, और द्वितीय सदन का चुनाव विशेष व्यक्तियों के लिए सीटें आवंटित करके और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ये सामान्य जानकारी है जो सिर्फ आपको एक लेआउट बनाएगी कि क्या चीज़ है ये। तो मित्रों, एक सदनीय व्यवस्थापिका में एक विधानमंडल होता है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका में दो विधानमंडल होते हैं। एक सामान्य सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो सदनीय व्यवस्थापिका अनावश्यक है। जब एक सदन कार्य कर सकता है तो द्वितीय सदन की आवश्यकता ही क्या है? क्यों खर्चा किया जाता है इतना, क्यों समय बर्बाद किया जाता है, कानूनों में देरी होती है, क्योंकि एक सदन से पास होकर जब दूसरे सदन में जाएगा तभी कानून पास होगा। इससे अनावश्यक खर्चे भी बढ़ते हैं, समय भी जाता है, और इसका क्या प्रयोग है इसके बारे में बहुत से विचारक इसका विरोध करते हैं। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में देखा गया है कि द्वितीय सदन ने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए एक सदन अपनी मनमानी ना करे, इस पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई है। जल्दबाजी में व्यक्तियों के लिए कानूनों का निर्माण न किया जाए, उस पर गहनता से विचार विमर्श किया जाए, इसलिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पर जोर दिया गया है। और आधुनिक व्यवस्थापिकाएं और विधानमंडल अधिकतर द्विसदनात्मक हैं। बात खर्चे की नहीं है, बात यह है कि जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति के जो देश के लिए अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में द्विसदनात्मक व्यवस्थाओं को महत्व दिया गया है। भारत में भी दो सदन हैं। भारत ने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया है, इसलिए ब्रिटेन में भी स्वाभाविक रूप से दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में लोकसभा और राज्यसभा हैं। राज्यसभा में प्रदेशों से भी व्यक्ति चुनकर आते हैं,
विधानमंडलों द्वारा। उसमें कुछ नॉमिनेटेड व्यक्ति भी होते हैं। उसकी संरचना के बारे में आपको विधिवत हम बताएंगे, लेकिन यहाँ यह अगर इसके रूपों के बारे में जाना जाए तो सिर्फ दो रूप होते हैं, एक यूनिकैमरल और एक बाइकैमरल, एक सदनीय और द्विसदनीय। लेकिन मित्रों, एक महत्वपूर्ण जो बात आधुनिक समय में हो रही है और जिस पर विचारक थोड़े चिंतित हैं, वह है विधायिकाओं की अवनति, यानी उनका पतन के बारे में चर्चा की जाती है कि विधायिकाओं का पतन हो रहा है। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कार्यपालिका आधुनिक समय में बेहद तीव्र गति से कार्य कर रही है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और आधुनिक समय में जो टेलीविज़न और नेट और दुनिया भर के जो ये चले हैं संचार के साधन, इनके माध्यम से कार्यपालिका सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट हो रही है। जनता इनके माध्यम से सीधे तौर पर कार्यपालिका को अपनी मांगें रख रही है और कहीं ना कहीं व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में ह्रास हो रहा है। इसको विधायिकाओं की अवनति कहा जा रहा है। मित्रों, आज हमने व्यवस्थापिकाओं के बारे में सामान्य रूप से जानकारी ली। विधिवत रूप से इनके फैक्ट्स के बारे में हम जल्दी शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमने व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के बारे में बताया कि ये क्या काम करती है, क्या होती है, इसके कौन से दो रूप हैं, इनकी अवनति के पीछे कारण क्या है, और आगे हम इसको विधिवत भारत की जब संसद पढ़ेंगे तो उसमें कौन से सदन होते हैं, कितने सदस्य हैं, कैसे उसमें उनकी शक्तियां हैं, दोनों सदनों की शक्तियों में क्या अंतर है, यह सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।